नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अशोक कुमार कदम है। मैं कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और बोर्ड सर्टिफाइड हूँ पीआरपी एंड स्टेम सेल के लिए फ्रॉम अमेरिकन एकेडमी ऑफ रीजनरी मेडिसिन। तो आज हम बात करेंगे ओस्टियोआर्थराइटिस के बारे में, जो टॉप 10 मिथ पाए जाते हैं या गलत धारणाएं पाई जाती हैं। जैसे कि ओस्टियोआर्थराइटिस एक जेनेटिक डिजीज है, ओस्टियोआर्थराइटिस खाली ओल्ड एज में होता है, इसको आप प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं, खाली फीमेल में होता है, कुछ विभिन्न प्रकार के खाने खाने से या फिर मौसमी जो अलग अलग तरह के मौसम होते हैं उनसे ओस्टियोआर्थराइटिस होता है। ओस्टियोआर्थराइटिस आर्थराइटिस है या आर्थराइटिस का मतलब ओस्टियोआर्थराइटिस है। अगर आपके जोड़ों में कोई आवाज़ आती है तो उसका मतलब आपको ओस्टियोआर्थराइटिस हो गया है। तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला जो मिथ है कि ओस्टियोआर्थराइटिस एक जेनेटिक डिजीज है और ये अगर किसी के घर में ओस्टियोआर्थराइटिस है तो ये सभी को हो सकता है। ओस्टियोआर्थराइटिस एक जेनेटिक डिजीज नहीं है। हाँ, ये जरूर है जो अलग अलग तरह की बीमारियां होती हैं उसमें जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन होता है। जैसे कि कुछ जीन्स ऐसे खोजे गए हैं जिनको पाया गया है कि वो ओस्टियोआर्थराइटिस से संबंधित हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके घर में किसी को ओस्टियोआर्थराइटिस है तो आपको भी ओस्टियोआर्थराइटिस होगा। दूसरा मिथ है कि ओस्टियोआर्थराइटिस उम्र के साथ होता है और आप इसको रोक नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं है। ओस्टियोआर्थराइटिस ये ज़रूर है कि उम्र के साथ होता है, लेकिन ये सभी को ओस्टियोआर्थराइटिस नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काफ़ी एक्टिव होते हैं, उम्र उनकी 70 होती है, 75 होती है, फिर भी उनको ओस्टियोआर्थराइटिस के कोई सिम्टम नहीं होते हैं। तो इसलिए ये कहना कि उम्र के साथ सबको होना है, मैं क्या करूं, या कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और अगर हम करेंगे भी तो रोक नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखें, जैसे कि आपका वज़न है, डाइट है, आप एक्सरसाइज करते हैं, अपने जॉइंट को स्टेबल बना के रखते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल बना के रखते हैं, और अगर आपको कोई चोट लगती है घुटने में या किसी जॉइंट में, आप उसका सही तरह से इलाज करते हैं तो आप ओस्टियोआर्थराइटिस को भविष्य में रोक सकते हैं। ना ये है कि आर्थराइटिस का मतलब ओस्टियोआर्थराइटिस होता है, ऐसा नहीं है। आर्थराइटिस का मतलब है जोड़ों की समस्या, और आर्थराइटिस बहुत तरह की होती हैं। कुछ ओस्टियोआर्थराइटिस होती हैं जो ऑटो इम्यून होती हैं, जिसका मतलब है आपकी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो आपके ही शरीर के अगेंस्ट काम करती है और वो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस करती है, जैसे कि गठिया बाय है, एंकुलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। ओस्टियोआर्थराइटिस एक कार्टिलेज का डिजीज़ है। कार्टिलेज आपके जो जोड़ होते हैं उनके एंड में एक कुशन होता है और वो कुशन आपके जोड़ों को, जो हड्डियां होती हैं, जब आप चलते हैं, रनिंग करते हैं, वॉक करते हैं, तो उसको प्रोटेक्ट करती है। एक समय के बाद वो कार्टिलेज की जो थिकनेस है, जो मोटाई है, वो धीरे धीरे कम हो जाती है और जब ये कम होती है तो आसपास के जो लिगामेंट्स होते हैं, जो साइड सपोर्ट होती हैं आपकी जोड़ में, वो भी धीरे धीरे ख़राब हो जाती हैं और आपके जोड़ जो हैं दर्द होता है, जाम हो जाते हैं और हड्डियां ख़राब होने से वो टेढ़े भी हो जाते हैं। एक और धारणा है कि ओस्टियोआर्थराइटिस सिर्फ फीमेल में होता है। ऐसा नहीं है। ये जरूर पाया गया है कि जो ओस्टियोआर्थराइटिस है वो फीमेल में थोड़ा ज़्यादा होता है। इसका कोई विशेष कारण समझ में नहीं आया है और जो रिसर्च से हमें ये पता लगता है कि हार्मोन्स और जीन्स की वजह से जो महिलाएं होती हैं उनमें ओस्टियोआर्थराइटिस का जो रिस्क है, जो खतरा है, वो ज़्यादा होता है। बट ओस्टियोआर्थराइटिस और मेल, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, दोनों में होता है। वरना होती है कि अगर आप एक विशेष प्रकार का खाना खाते हैं या फिर आप किसी एक विशेष प्रकार के मौसम में रहते हैं तो उससे ओस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है या आर्थराइटिस हो जाता है। ऐसा नहीं है। ये ज़रूर है कि अगर आप खान पान का ध्यान रखते हैं, आप वज़न नहीं बढ़ने देते हैं, तो उससे ओस्टियोआर्थराइटिस का खतरा कम होता है। और अगर हम मौसम की बात करें तो अगर मौसम में नमी है, जैसे कि अगर मान लो आप सर्दी में रहते हैं, इसमें ओस्टियोआर्थराइटिस के जो सिम्टम्स होते हैं, जो दर्द होना है, मसल पेन है, वो बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो मौसम है वो आपके जो सिम्टम होते हैं, जो लक्षण होते हैं ओस्टियोआर्थराइटिस को, उनको थोड़ा सा बढ़ा देता है। लेकिन किसी प्रकार के खाने से या मौसम से ओस्टियोआर्थराइटिस या आर्थराइटिस नहीं होता है।
एक धारणा होती है कि अगर आपका वज़न जो है ज़्यादा है तो ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, वज़न से कुछ इस पे फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं है। तो जो पुरुष और महिलाएं जिनका वज़न ज़्यादा होता है उनमें ऑस्टियोआर्थराइटिस का थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा होता है। मान लीजिए अगर आप 10% अपने शरीर का वज़न कम करते हैं तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के जो लक्षण होते हैं, जो दर्द होता है, वो 50% तक कम हो जाता है। इसी तरीके से अगर आप 1 पाउंड अपना वजन बढ़ाते हैं तो उसी हिसाब से 4 पाउंड मतलब 4 गुना जो प्रेशर है, जो टेंशन है, वो जोड़ में आती है। जैसे जैसे हम वज़न को घटाते हैं, मान लो आपने 5% घटाया, 10% घटाया, तो 20% तक अगर आप अपने वज़न को कम करते हैं तो वो आपके सिम्टम को धीरे धीरे कम करता है। लेकिन अगर आप ये मान के चलें कि 50% या 70% आप कम कर देंगे और वज़न और ऑस्टियोआर्थराइटिस ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मानना होता है कि जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो सिर्फ जो पेरिफेरल जॉइंट्स होते हैं, जो आपके हाथ या पैर के जो जोड़ हैं उन्हीं में होता है, ऐसा नहीं है। ऑस्टियोआर्थराइटिस जहाँ जहाँ हमारे शरीर में जोड़ हैं, लगभग सभी जोड़ों को वो अफेक्ट करता है। जैसे कि आपकी गर्दन है या आपकी कमर है, उसमें भी जो हड्डियाँ होती हैं बीच में, उनके छोटे छोटे जॉइंट्स होते हैं जिन्हें हम फेसेट जॉइंट्स कहते हैं, उनमें भी ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है और वो भी दर्द का कारण बनते हैं और आपकी लाइफ स्टाइल को अफेक्ट करते हैं और आपको परेशान कर सकते हैं। एक गलत धारणा होती है कि मुझे तो ऑस्टियोआर्थराइटिस है और मैं एक्सरसाइज कैसे कर पाऊँगा। ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसी एक्सरसाइज करेंगे जिसमें जोड़ पे ज़्यादा टेंशन नहीं आती है या लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज है, जैसे साइकिलिंग हुआ, वॉकिंग हुआ, स्विमिंग हुआ, या लाइट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, योगा है, ताई ची हैं, इनसे आप अपने वज़न को कम कर सकते हैं और इसके साथ साथ जो मसल्स होती हैं, जो जोड़ के आसपास पाई जाती हैं, जो जोड़ को शक्ति देती हैं, उसको बढ़ा सकते हैं और आपके जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के जो लक्षण होते हैं वो काफ़ी हद तक कम हो सकते हैं। एक धारणा होती है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के सिर्फ बूढ़ों में होता है। ऐसा नहीं है। ऑस्टियोआर्थराइटिस यंग एज में भी होता है। अगर मान लो आप युवा हैं और आपके जोड़ों को जो है चोट लगती है, फ्रैक्चर होता है और वो आपकी कार्टिलेज के अंदर भी जाता है, तो उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस का रिस्क बना रहता है। यूजुअली 5 से 10 साल के बाद अगर आपकी कार्टिलेज इंजरी है तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के लक्षण आ जाते हैं। एक धारणा होती है कि जब मैं चलता हूँ या अपने घुटने मोड़ता हूँ या जोड़ मोड़ता हूँ तो उसमें टक टक की या कट कट की आवाज़ आती है और ये मुझे और लोगों को ये समझने लगते हैं कि उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया है। ऐसा नहीं है। कट कट की जो आवाज़ आती है उसके कई कारण होते हैं। अधिकतर जो कारण होता है वो नॉर्मली होता है। जो आपके जो जॉइंट्स होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं, टेंडन होते हैं, अगर वो हल्के से लूज हैं तो उसकी वजह से आवाज़ आती है। इसके अलावा कभी कभी जोड़ में जो एक साइनोवियल फ्लूइड होता है, एक लुब्रिकेटिंग फ्लूइड होता है, उसमें एयर बबल आते हैं, उसकी वजह से भी ये होता है। लेकिन अगर ये कट कट की आवाज़ या साउंड या क्रेपिटस बहुत ज़्यादा आता है और आपको पेन होता है और बाकी सिम्टम है, सूजन है, बाकी जोड़ अफेक्ट हो रहे हैं, तो उस केस में आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और आर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस को रूल आउट करना चाहिए। मानना होती है कि जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो लाइलाज बीमारी है और इसका कोई इलाज नहीं है। ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करता है कि किस स्टेज में आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस है। ये अगर शुरुआत की स्टेज है तो उसमें अगर आप डाइट कंट्रोल करते हैं, वज़न कंट्रोल करते हैं, लाइफस्टाइल अच्छी करते हैं, अपने जॉइंट्स को बढ़ाते हैं और इंजरी अगर आपको होती है तो उसका सही से इलाज करते हैं तो ऑस्टियोआर्थराइटिस को रोका जा सकता है या उसकी जो बढ़ने की जो स्पीड है उसको आप कम कर सकते हैं। अगर आपकी ऑस्टियोआर्थराइटिस बीच की है तो उसमें फिजियोथेरेपी और कुछ दर्द की दवाइयाँ, जैसे कि शुरू में जो हम शुरुआत करते हैं वो पैरासीटामोल करते हैं। अगर उससे भी दर्द कंट्रोल नहीं होता है तो हम नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी पे आते हैं, जैसे कि ब्रूफिन है या डिक्लोफेनेक है। बट अगर आपको अगर स्टमक में गैस्ट्राइटिस की शिकायत है या आप ओल्ड एज हैं तो उस केस में जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं वो अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि उससे एक तो आपके पेट में जो है अल्सर होने के रिस्क रहता है और आपकी किडनी पर भी गलत असर पड़ता है। अगर आपको लास्ट की स्टेज है, आपके जोड़ पूरे ख़राब हो चुके हैं, जाम है, टेढ़े हैं, चल नहीं पाते हैं, रात को पेन है, दिन में पेन है, तो फिर जॉइंट रिप्लेसमेंट ही इलाज है। इसके अलावा रीजनरेटिव मेडिसिन भी एक ऑप्शन है जो मिडिल की स्टेज है उसमें काम आते हैं।